Hello guys, welcome to the channel of Career Quest and I welcome you all once again. तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बैड बैंक। अब नाम बड़ा अजीब सा लगता है बैड बैंक, बट देखते हैं ये क्या चीज़ है एंड व्हाई इट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, थोड़ा आयरॉनिकल है, थोड़ा ऑक्सीमोरॉन टाइप है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और काफ़ी इनोवेटिव एक स्टेप है, या आप कह लीजिए काफ़ी एक बोल्ड मूव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अभी की है। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो यही करना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ने 30,600 करोड़ जो है वो सैंक्शन किया है। किस चीज़ के लिए? ये 30,600 करोड़ किस चीज़ के लिए सैंक्शन हुआ है कि इट विल एक्ट एज सिक्योरिटी फॉर दिस पर्टिकुलर बैड बैंक। अब ये 30,600 करोड़ जो है गवर्नमेंट कहाँ से दे रही है? ऑलरेडी जो है हम डेफिसिट में चल रहे हैं, तो ये क्यों दे रही है गवर्नमेंट? तो यही आज हम देखते हैं आगे। सबसे पहले इस बैड बैंक को समझने से पहले हम बैंकिंग सिस्टम समझते हैं कि बैंकिंग सिस्टम एक्चुअली चलता कैसे है। तो जैसे मोस्ट ऑफ यू को पता ही होगा, बट फिर भी एक बार थोड़ा देखते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब भी एक बैंक खुलता है तो उसमें एक डिपॉजिटर्स जाते हैं। वो डिपॉजिटर्स जो है अपना पैसा वहां पे जमा करवाते हैं। अब जमा करवाने के लिए उनको जो है एक इंसेंटिव मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो जब भी आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते हो या कोई और अकाउंट खोलते हो तो आप अपना पैसा जो है वो बैंक को दे रहे हो, और बैंक वो पैसा आपका रखता है, सेफ रखता है, प्लस आपको इंटरेस्ट भी देता है, तो आपको फायदा। अब ये जो चीज है, क्योंकि बैंक ने आपको पैसा देना है, जो पैसा आपने उसके पास रखा है उस पर भी आपको पैसा देना है, तो ये बैंक के लिए होती है लाइबिलिटी। तो बैंक के पास पैसा कहां से आ रहा है आपको पैसा देने के लिए? ठीक है, तो बैंक क्या करेगा कि जब उसके पास बहुत सारे डिपॉजिटर्स आ जाएंगे तो वो उनके पास पैसा बैंक के पास इकट्ठा हो जाएगा, बैंक इसे लोन में देगा। तो लोन में जब वो बैंक ये पैसा देगा तो बदले में अब आप बैंक को पे करोगे, क्योंकि अगर आप में से किसी ने लोन लिया है तो आप बैंक को प्रिंसिपल तो पे करोगे, जितना पैसा लोन में लिया है वो तो पे करोगे, प्लस साथ में क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम है पूरा का पूरा ये इसी प्रेमाइस पे चलता है कि बैंक जो है लोन से ज्यादा पैसा कमाएगा और जो सेविंग्स अकाउंट्स उसके पास चल रहे हैं उससे कम पैसा जो है वो खर्च करेगा। तो इसीलिए बदले बीच में एक प्रॉफिट बनता रहेगा और यहीं से बैंक की जो है अर्निंग होती रहेगी। इसीलिए लोन्स और एडवांसेस जिसको हम बैंकिंग टर्म्स में बोलते हैं वो बैंक के लिए क्या होते हैं, वो बैंक के लिए होते हैं एसेट्स। ठीक है, और जो सेविंग अकाउंट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, रेकरिंग डिपॉजिट्स हैं, ये सब बैंक के लिए क्या होती है, ये होती है लाइबिलिटी, क्योंकि बैंक को अल्टीमेटली पैसा वापस करना है, इसमें बैंक को पैसा मिलना है। अब इमेजिन कीजिए कि बैंक जो है उसने लोन दिया, और एक बहुत बड़ा कोई लोन था जो कंपनी को जिसने उसने दिया था। जैसे बहुत बड़े लोन अब इंडिविजुअल्स को तो मिलते नहीं है, कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को ही मिलते हैं। ठीक है, तो बैंक भी देने से पहले अच्छी तरह श्योर कर लेते हैं क्या ये वापस कर पाएगा, इसीलिए आपसे आपकी आईटीआर और सब गारंटीज वगैरह मांगी जाती है कि कल को अगर आपने बैंक का पैसा वापस ना किया, ठीक है, तो बैंक जो है इन सब से आपका पैसा जो है क्लेम करेगा। तो अकॉर्डिंग टू जो आपकी रीपेइंग कैपेसिटी होती है उसे के अकॉर्डिंगली बैंक आपको क्या देता है, आपका लोन देता है। तो अब कोई बहुत बड़ी कंपनी थी जिसने बहुत बड़ा लोन लिया हुआ था, अब वो कंपनी जो है ठीक तरह से बिजनेस नहीं कर पाई। अब लेट से कि जैसे पिछले साल पेंडेमिक आया, सब कुछ बंद हो गया, अब वो कंपनी जो है रीपे नहीं कर पा रही है क्योंकि उसका बिजनेस तो ठप हो गया। अब वो रीपे नहीं कर पा रही है तो बैंक की ये जो एसेट थी ये तो गई। अब बैंक ने जो ये पैसा था ये बैंक का अपना थोड़ी था, ये तो हम लोगों का डिपॉजिट था जो बैंक के पास पड़ा था, जिसपे बैंक हम जितना हमें देना है उससे ज्यादा कमा रहा था और बीच का जो प्रॉफिट था वो अपने पास रख रहा था। अब जब ये पैसा वापस नहीं आ रहा है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब हमारे जो बैंक्स हैं, खासकर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या प्राइवेट सेक्टर या ओवरऑल जो शेड्यूल और कमर्शियल बैंक्स हैं, इनके पास इतने प्रॉफिट्स होते हैं या इतना आप कह लीजिए रिजर्व होता है कि एक दो अगर ऐसे झटके लगते हैं तो वो सह सकते हैं। ऑल दो सहना नहीं चाहिए, बट वो सह सकते हैं। वर्स्ट के सिनेरियो देखिए, वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन अब आप इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो कि 2 3 4 5 6 लोन फेल हो गए एक ही बैंक के, तो वो बैंक डूबने की कगार पे आ जाता है। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो कि इकोनॉमी में जितने बैंक है सबके सब डूबने की कगार पे आ गए, क्योंकि सारे के सारे लोन्स जो हैं वो
खराब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस केस में पूरी इकोनॉमी जो है हिल सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसी केस को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बैड बैंक बनाया है कि जितने भी ये आपके खराब एसेट्स हैं ये सब एक बैंक को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वो बैंक आगे इससे कैसे प्रॉफिट या जो आप कह लो जो कैसे इसकी प्रॉब्लम से डील करेगा वो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारे शेड्यूल्ड और कमर्शियल बैंक हैं वो इस सिरदर्द से जो है रुक जाएंगे, या आप कह लीजिए फॉर द टाइमिंग उनको एक थोड़ा सोल्यूशन इस चीज का मिल जाएगा। तो अब इस चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये NARCL, जिसको हम बैड बैंक कह रहे हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है बनाई है कंपनी। अब इस NARCL के पास जो है आगे IDRCL, ठीक है, उन्होंने ये कंपनी शुरू की है जो कि इसकी ऑपरेटिव आर्म होगी। ऑपरेटिव आर्म मतलब ऑपरेशंस का सारा ये देखेगी। तो IDRCL जो है ये क्या काम करेगी कि तो बैंक के जितने भी ये लोन जो हैं जो खराब हो चुके हैं, जो एसेट जो हैं जो एक्चुअली उनके लिए लायबिलिटी बन चुके हैं, जिनको बैंकिंग टर्म में क्या बोला जाता है, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इनको NPA कहा जाता है। तो जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं इनको जो है ये NARCL खरीदेगी। कैसे खरीदेगी और खरीद के क्या करेगी? बेसिकली ये जो है आप बैंक के साथ नेगोशिएट करेगी कि आपका ये जो लोन है इतनी अमाउंट का है, ठीक है, इसमें आपको रिटर्न इतना आना था बट अभी आपके पास कुछ भी नहीं है। अब इससे आगे जाने से पहले मैं आपको NPA का बता दूं, अगर कोई भी लोन की 90 दिन तक लगातार एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आती है तो वो NPA डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी फॉर 3 months इफ नो इंस्टॉलमेंट फॉर एनी लोन दैट हैज बीन टेकन इज रीपेड, जो EMI हम बोलते हैं जिसे, अगर वो नहीं होती है फॉर 90 कंसेक्यूटिव डेज तो वो NPA की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो वो ये NPA और कुछ बहुत से लोन होते हैं जो सालों से या आप कह लो कितने ही महीने 6 महीने 7 महीनों से रीपे नहीं हो पा रहे हैं, तो बैंक जो है NARCL के साथ नेगोशिएट करेगा और एक प्राइस अग्री होगा। उस प्राइस का 15% NARCL डायरेक्ट जो है कैश में पे कर देगी बैंक को, ठीक है। और जो बाकी का 85% है उसका क्या, उसके लिए NARCL और IDRCL क्या करेगी, वो एक सिक्योरिटी रिसिप्ट दे देगी। सिक्योरिटी रिसिप्ट मतलब कि एक आप लगा लीजिए एक कागज पे लिख के दे दिया है कि आपकी जो बाकी बकाया 85% अमाउंट है वो मैं जैसे मर्जी करके रीपे करूंगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं इस कागज के बदले पे। जैसे कहते हैं ना भी साइन करके दे दो, कोरे कागज पे साइन दे दो, कुछ वैसे ही ये साइन करके एक दे देंगे रिसिप्ट कि अगर कल को मैं बाकी की आपकी पेमेंट नहीं करता हूं तो इसके बदले में आप मुझसे पेमेंट क्लेम कर सकते हैं थ्रू अदर मीन्स, ठीक है। तो अब जब ये बैंक के पास ये सॉरी IDRCL के पास ये NARCL के पास ये आ जाएगी, तो अब NARCL क्या करेगी, IDRCL के थ्रू इसे बेचेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर NPA अब खरीदेगा कौन। देखिए कंपनीज जो हैं वो पूरी जैसे कहते हैं कभी कभी टाइम खराब होता है या कभी कभी हालात खराब होते हैं, कभी कभी सर्कमस्टांसेस खराब होते हैं और उस वजह से जो है उनका पूरा बिजनेस जो है सही तरीके से नहीं चल पाता है। बट अगर उनमें थोड़ी सी री इन्वेस्टमेंट कर दी जाए या उनको थोड़ा रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए या उनको थोड़ी कोई नई अपॉर्चुनिटी या कुछ नया इनोवेट करके उनको थोड़ा एक ब्रीदर दे दिया जाए तो वो दोबारा अच्छे से रिवाइव हो सकती हैं और जो वो अपना लोन है वो दोबारा रीपे कर सकती हैं। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए ही NARCL जो है किसी भी NPA को खरीदेगी तो उसको जो है वो आगे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को बेचने की कोशिश करेगी। जिसको जैसे अब आप लगा लीजिए जेट एयरवेज है, जेट एयरवेज के ऊपर बहुत सारा लोन था लेकिन जेट एयरवेज बंद हो गई, तो जेट एयरवेज के पास प्लेन्स थे, उसके पास स्लॉट्स थे, उसकी एयरलाइंस चलती थी, उसका स्टाफ था, सब कुछ था। अब अगर किसी इंसान को लगता है कि वो इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और करके इसको बेटर तरीके से चला सकता है और यहां से बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है तो वो जेट एयरवेज क्यों नहीं खरीदेगा। अदरवाइज क्योंकि देखिए बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आपको अदरवाइज कोई नई एयरलाइन शुरू करनी है तो आपको पूरे दोबारा बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको एयरपोर्ट्स खरीदने एयरप्लेन्स खरीदने पड़ेंगे, एयरपोर्ट्स पे आपको स्लॉट्स खरीदने पड़ेंगे, आपको स्टाफ हायर करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कैपिटल कंज्यूमिंग जो है प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है और थोड़ा सस्ते रेट पे मिल रहा है जहां पे आपका पैसा भी बच रहा है। तो इन दैट केस कोई भी जो है पोटेंशियल इन्वेस्टर उस NPA को खरीदेगा।
खरीदने के बाद उसको जो ये 85% की जो बैलेंस अमाउंट थी ये NARCL पे कर देगा, जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो अपने पास रख लेगा। अब व्हाट इफ प्रॉफिट होता ही नहीं है, अब लॉस में बेचना पड़ता है, तो इन दैट केस मैंने आपको बताया ना कि 30,600 करोड़ की जो सिक्योरिटी है गवर्नमेंट ने सैंक्शन की है। अब ये गवर्नमेंट ने एकदम से पैसा नहीं पे करना है, गवर्नमेंट की अकाउंट में से कोई एकदम से कैश ट्रांसफर नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट सिर्फ गारंटी ले रही है कि अगर कल को कोई जो एसेट लॉस पे बिकता है तो जो डिफरेंस होगा, जो अमाउंट बैंक ने मांगी थी उस एनपीए के लिए और जो आईडीआरसीएल ने जिस पे बेचा है, तो जो डिफरेंस होगा वो इस 30,600 करोड़ रुपए में से निकाल के बैंक को पे किया जाएगा। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गारंटी है तो ये सबसे सेफ मानी जाती है। आपको पता ही है गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो सबसे सेफ माने जाते हैं, सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्योंकि ये सोवरेन गारंटी के साथ आते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ इस हिसाब से ये बैड बैंक जो है इसकी ये वर्किंग होगी। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए जैसे ही एक बैंक, कमर्शियल बैंक हो या शेड्यूल बैंक हो, जैसे ही वो अपना एनपीए ट्रांसफर करेगा आईडीआरसीएल को या एनएआरसीएल को, तो उसकी बैलेंस शीट में से वो एनपीए हट जाएगा। क्योंकि वो एनपीए था तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बैंक को जो अपना प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी। मतलब कि अगर कल को ये एसेट बिल्कुल ही डेड हो जाता है तो अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के बैंक जो है उस एसेट की भरपाई करेगा, मतलब अपनी जेब से बैंक जो है वो पैसा पे करेगा, जबकि उसको रीपेमेंट आनी चाहिए थी। तो वो जो है उसने जो अपना प्रॉफिट ब्लॉक करके रखा है, जिसको वर्ड प्रोविजनिंग बोलते हैं। ठीक है, बैंकिंग टर्म में इसे प्रोविजनिंग बोलते हैं। तो ये जो प्रोविजनिंग में जो उसका पैसा ब्लॉक हुआ है वो फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद वो और ज्यादा जो है लोन दे सकता है, लेकिन अब की बार वो बहुत सोच समझ के लोन देगा, क्योंकि जैसे ही उसके एनपीएस कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि बैंक की एक तो इनकम बंद हो रही है और जो आ रही थी ईएमआई से, प्लस बैंक की जो और इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी होती है वो लोन्स के थ्रू होती है। अब बैंक्स लोन देने भी कम कर देगा, तो एक तरफ से इनकम आनी भी कम हो गई, दूसरी तरफ से जनरेट होनी भी कम हो गई, तो इसीलिए ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है, तो उस चीज को जो है ओवरकम कर लिया जाएगा, क्योंकि अब बैंक, ये जो एनपीए है ये एनएआरसीएल की प्रॉब्लम है, बैंक की नहीं है। तो बैंक के जो प्रोविजनिंग में पैसा था वो फ्री हो गया, उससे बैंक जो है और ज्यादा लैंडिंग कर सकता है। ठीक है, लैंडिंग कर सकता है तो इकोनॉमी में दोबारा पुश मिलेगा, प्लस बैंक की जो बैलेंस शीट है वो जो है काफी ज्यादा बेटर होगी। बेटर होगी तो बैंक जो है इजीली परफॉर्म कर पाएगा, अभी वो स्ट्रेस में था। इसका इकलौता जो ड्रॉबैक होगा वो ये होगा कि ये सारा जो पैसा है 30,600 करोड़, ये किसकी जेब से जा रहा है, ये करदाता की जेब से जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो आता है टैक्स पेयर्स मनी, यानी टैक्सेस के थ्रू। वही टैक्स पेयर्स मनी जो है यूज हो रहा है यहाँ पे। अब एज आई सेड इट इज अ ड्रॉबैक बट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। क्यों स्मॉल स्केल पे ड्रॉबैक है, क्योंकि ये इमीडिएटली 30,600 करोड़ नहीं ट्रांसफर हो रहा है, इट इज ओनली इन केस अगर लॉस होता है। ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी कि लॉस ना हो, ये कंपनी इसीलिए बनाई गई है। इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ही हैं। ठीक है, और इसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो भी शेयर होल्डर्स रहेंगे, तो वो बैंक्स को जो है अपने खुद, अगर वो ये कंपनी लॉस खाती है तो मतलब बैंक खुद दोबारा खुद लॉस खा रहा है। तो अब की बार बैंक चाहेगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि इस कंपनी के शेयर होल्डर्स बैंक्स भी हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं। तो ये थी कहानी इस बैड बैंक की, जिसके बारे में कुछ अच्छी चीजें जो है देखने को मिलती है। अब अगर आने वाले टाइम में इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होती है और काफी मेटिकुलस वे में होती है, तो आप देख सकते हो कि ये जो एनपीएस की प्रॉब्लम है जो बढ़ती जा रही है, स्पेशली आफ्टर कोविड जो सिनेरियो था, तो आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम में दिस कैन प्रूव टू बी अ वेरी गुड स्टेप, बट अगेन द टाइम शैल टेल। आई होप इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा। If you have any doubts, again you can type it in the comment section. We will definitely get back to you. You can also like the videos, you can also share the videos. Thank you.